कोविड-19 के हूबहू या फिर कहें कोविड-19 के समकक्ष एक नया वायरस अब हम सबके बीच है। तमाम नए मरीजों और 17 मार्च तक जो दर्ज आंकड़े हैं उनमें 5 मौतों के साथ इसको कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस है, तो कुछ लोग इसे कोरोना का छोटा भाई बता रहे हैं। अब इस वायरस को लेकर क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं और इस वायरस का भविष्य क्या है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी जी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग पैथ लैब। तो इनसे ही समझते हैं इस वायरस को लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये क्या इसका व्यापक असर है इस वायरस को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर इसका हम कोरोना से कंपैरिजन करें तो कोरोना वायरस आपका एक नई तरह का वायरस था। ये जो H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये पहले भी आया करता था, पर अभी फ़िलहाल हम देखें इसकी तो संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। दोनों ही अगर हम कंपैरिजन करें, जो आपका कोरोना वायरस था या आपका ये H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, दोनों ही संक्रामक है, एक इंसान से दूसरे इंसान को में फैलते हैं और ये दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब आपके सांस संबंधित सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इस तरह की अलग अलग बातें की जा रही हैं, शायद उनमें से कुछ र्यूमर्स भी हो कि ख़ास कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स से ये वायरस इंसानों में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उन जानवरों से हमें ख़ास तौर से अभी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इसको लेकर क्या कुछ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंजा ए के दोनों सब टाइप है, जैसे H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। पहले हम देख रहे थे कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण ज़्यादा रहता था, और ये H3N2 ये भी इन्फ्लुएंजा ए का ही एक प्रकार है। फ़िलहाल हम देखें इसमें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़्यादा है, जैसा हम कोविड के दौरान देखते थे, एक इंसान से दूसरे इंसान में कि खांसने छींकने से अगर आप सावधानियां नहीं बरत रहे, क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो इस तरह से ये आपका फैल सकता है। आप किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं और उसके बाद आपने वही हाथों से आप अपने मुंह पे और आंखों पे आप हाथ लगा रहे हैं, तो आपको भी इसका संक्रमण हो सकता है। शुरुआती लक्षण लक्षणों की बात करें तो उसी तरह के जो फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे हमने कोविड के दौरान भी देखा, वही आपको सर्दी जुकाम खांसी, गले में खराश, बुखार का आना, इसी तरह के लक्षण हैं। खाली लक्षणों से हम इसको फ़र्क नहीं कर सकते कि आपको कोविड हुआ है या आपको फ्लू, ये आपका स्वाइन फ्लू है या H3N2। और अभी फ़िलहाल हम देखें तो सभी तरह के वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं। हमारे पास H1N1 के केसेस भी आ रहे हैं, H3N2 के केसेस भी आ रहे हैं, और इसके केसेस हमने जनवरी से देखना शुरू किए थे, जब केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, और अभी फ़िलहाल इसके केसेस कंटिन्यू चल रहे हैं। जी, आपने जनवरी से इन केसेस की बात कही। जनवरी में जो सरकारी आंकड़ा है वो 1245 केस, फिर फरवरी में 1307 केस सामने आए, और अभी मार्च तक 500 के लगभग केस ऑल इंडिया आ चुके हैं। जी, तो इसका फ्यूचर किस तरह क्या देख पाते हैं? ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। अगर हम साल में, इसका सीजनल वायरस है, 2 बार पीक आता है। एक बार आपका मॉनसून के बाद हम देखते हैं इस तरह के केसेस में उछाल आता है, और एक बार जनवरी से लेके मार्च तक केसेस देखे जाते हैं। फ़िलहाल इस बार ज़्यादा देखा गया है, पर अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, क्योंकि उस टाइम पेंडेमिक चल रहा था और कोरोना वायरस सब तरफ स्प्रेड था, तो जब एक वायरस ज़्यादा डोमिनेट होता है तो बाकी सभी तरह के वायरस के केसेस उस तरह से नहीं रहते हैं। पर अभी जिस तरह से पेंडेमिक, आपका कोरोना वायरस, कोविड के केसेस कम हो गए, तो हम इनके केसेस, अभी हमारे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके केसेस अभी ज़्यादा देख रहे हैं। रही बात आगे आने वाले समय में, तो ज़्यादातर देखा गया है, इस तरह से अनुमान हम लगा सकते हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उसके बाद केसेस ड्रॉप होना शुरू हो सकते हैं। जी, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग बातें हैं। डेथ कैजुअलिटीज़ को लेके लोगों का, जैसे कोई भी वायरस का पीक जब आता है तो डेथ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इस वायरस को लेके क्या हम आकलन लगा सकते हैं कि ये काफ़ी घातक है, जानलेवा भी है, कि बीमारी, एक बुखार आता है और चला जाता है? नहीं, देखिए किसी भी तरह का वायरस, स्पेसिफिकली अगर हम कोमॉर्बिड के लिए बात करें कि जो पहले से किसी ना किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या फिलहाल अभी भी जो हम आंकड़ा देखें, जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उन लोगों में भी किसी ना किसी तरह की पहले कोमॉर्बिडिटीज रही है। तो स्पेसिफिकली जो एल्डरली लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या जिनको पहले से कोई ना कोई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, लिवर या किडनी संबंधित कोई ट्रांसप्लांट की केसेस, या जिनका कैंसर का कीमोथेरेपी इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, इम्यूनिटी पहले से जिनकी वीक है, तो उन लोगों को ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अगर उनको किसी भी तरह के लक्षण होते हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके अलावा एक ग्रुप और है, जो छोटे बच्चे हैं,
उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये एक विशेष वर्ग है जिनको, अगर हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें, उनसे इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वर्ग के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर किसी भी तरह का वायरल फ्लू उनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी ज़्यादा पैनिक होने की बजाय सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि हम लोग ने कोविड की वैक्सीन ले ली, क्या अब नया वायरस आ रहा है तो उसकी भी वैक्सीन हम लोगों को लेनी पड़ेगी? और इस तरह के अगर अलग अलग वेरिएंट जो वक्त दर वक्त अब ज़्यादा आने लगे हैं, लोगों के मन में, आम लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, तो अलग अलग वैक्सीन अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या कुछ फ्यूचर में ऐसा कोई इसका समाधान निकल सकता है अलग अलग वेरिएंट का, किसी एक वैक्सीन के ज़रिए, या वो जो कोविड की वैक्सीन 90 की लगाई है उसको भी उसका लाभ इसमें मिल पाएगा इस वायरस? देखिए, जो कोविड-19 था वो कोरोना वायरस की वजह से था। 2019 में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था, वो वायरस अलग है। आपका जो ये H3N2 है, या आपका H1N1, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। पर हमारे पास इसकी वैक्सीन अभी उपलब्ध है, जो फ्लू वैक्सीन साल में हर बार लगाई जाती है। पर फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 2 साल के अंदर, तो बहुत सारे लोग जिनको फ्लू वैक्सीन लगनी थी, लोगों ने नहीं लिया, और फ्लू वैक्सीन को लेके उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी फ्लू वैक्सीन अभी देखें तो पिछले 2 साल में नहीं लगी है, क्योंकि हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था कोविड-19 का, तो उस दौरान फ्लू की वैक्सीन नहीं लगी है। बट अभी अगर हम जो फ्लू की लेटेस्ट वैक्सीन की बात करें तो उसमें H1N1, H2N3, ये सभी उसके अंदर कवर्ड है। पर अभी हमारे पास इसका कोई H3N2 का बहुत ज़्यादा जीनोमिक डेटा भी नहीं है, क्योंकि जो आपका ये वायरस होता है, ये भी अपना रूप स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। पर अभी हमारे पास लेटेस्ट डेटा इसका आना ज़रूरी है कि इस वायरस के अंदर फ़िलहाल और किस तरह के जेनेटिक बदलाव आए हैं, क्योंकि अभी जो केसेस देख भी रहे हैं, जो लोग टेस्ट कराने भी आ रहे हैं, उनमें देखा गया है कि एक तो उनकी जो बीमारी है थोड़ा सा लंबे समय तक चल रही है। स्पेशली अगर हम खांसी की बात करें तो वो 2 से 3 हफ्ते तक लोगों के अंदर चल रही है। अच्छा जी, इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि प्रदूषण और स्मॉग से ज़्यादा खतरा है इस वायरस के फैलने को लेकर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो दिल्ली काफ़ी, उसका पोल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा है। तो आने वाले वक्त में क्या ये वायरस दिल्ली में ज़्यादा घातक हो सकता है, प्रभावी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, 2 रीज़न है जिसकी वजह से जो इसको ट्रिगर करते हैं और ज़्यादा पेशेंट की प्रॉब्लम को। अगर किसी को संक्रमण हुआ है, जिसके अंदर अगर हम बात करें स्पेशली ये पोलन ग्रेन्स, क्योंकि हवा के अंदर अभी ये पोलन ज़्यादा है, ये भी आपकी खांसी और इन सब चीज़ों को ट्रिगर करता है। और स्पेसिफिकली अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का देखें तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, और अभी ये इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। रेस्पिरेटरी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर आपका जो पोल्यूशन है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और पेशेंट्स के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, और इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि मास्क लगाने से, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि मास्क लगा के आप खुद को इस वायरस के ज़रिए बचाएं, लेकिन लगातार मास्क लगाए रहने से एक नई बीमारी अब ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है, लोग दिल के मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको लेके क्या आप रखते हैं नज़रिया? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, 2 साल के अंदर अगर हम देखें स्पेसिफिकली पैंडमिक के दौरान, तो लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई है। रही बात दिल की या और अन्य जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, वो तो हम आजकल वैसे देख ही रहे हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेसिफिकली युवाओं के अंदर भी। रही बात मास्क की, देखिए मास्क आपको किसी भी तरह की कंटेजियस डिजीज़ है, जो संक्रामक बीमारियाँ होती है, उससे आपको सुरक्षा देता है। और दूसरी अगर हम बात करें कि अगर किसी को संक्रमण है, अगर किसको इस तरह के जो लक्षणों की हमने बात की, कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह के, तो उसको मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो संक्रमण बाकी लोगों को दे सकता है जिसको पहले से कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारी है। तो इसलिए हम गाइडलाइंस में भी स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरह के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क का आप उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपके बोलने, छींकने, खांसने से वो जो संक्रमण है वो दूसरे किसी व्यक्ति को फैल सकता है। तो इसलिए मास्क से अच्छी प्रोटेक्शन है। इसके अलावा जो हम बाकी बातों की बात करते हैं कि अच्छी तरह से हाथों को सैनिटाइज़ करना, साबुन से हाथों को धोना, इन सब चीज़ों से डेफिनेटली हम इस वायरस को, जो रोकथाम है, संक्रमण को, ट्रांसमिशन को, वो रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, व्यूअर्स को आप एक तथ्य से और वाकिफ़ करवाइए। इस कोई भी वायरस आता है तो उसकी पहचान करना
बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के जहन में ये ज़रूर उत्सुकता होती है कि किस तरह वायरस के नए वेरिएंट की पहचान होती है। आप किस तरह अपनी लैब में इसको पहचानते हैं, किस तरह अलग अलग वेरिएंट्स की पहचान करते हैं, ये हम लोग ज़रूर समझना चाहेंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि जितना जल्दी डायग्नोस्ड बन जाए वो बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिफ़िकली जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है जानना। तो इसके लिए आप लैब टेस्ट के ज़रिए जान सकते हैं। हाँ जी, हम लोग और ज़रूर देखना चाहेंगे किस तरह आप लोग लैब में इस वायरस को पहचानते हैं और बिल्कुल। क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका टेस्ट हम नॉर्मल लैब के अंदर नहीं करते, जो नॉर्मल हमारी ब्लड टेस्ट की लैब होती है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लैब है, जैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा था, जिसको हम मॉलिक्यूलर लैब कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर लैब है, इसके अंदर इसकी जांच होती है और इसका जो सैंपल है वो उसी तरह से लिया जाता है जैसे कोविड के टाइम में हम लेते थे। कोरोना वायरस के टाइम में वही नोज़ से सैंपल लिया जाता है, माउथ से सैंपल लिया जाता है और उसी तरह से इसकी जांच होती है। और उस तरह से इसका ये एक्सट्रैक्शन रूम होता है, क्योंकि वहाँ पर नहीं हम एंटर कर सकते, हम दूर से दिखा सकते हैं। रिपोर्ट उसी तरह से इसकी 4 से 6 घंटे के अंदर दे दी जाती है। पर इसमें फ्लू पैनल में और भी सब टेस्ट करते हैं। इसमें कोविड का टेस्ट तो होता है, कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंज़ा का भी टेस्ट होता है। इन्फ्लुएंज़ा में आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी तरह का वायरस है, स्वाइन फ्लू है कि H3N2 जो अभी नया वायरस है वो है। वो सब हम इस लैब के इस टेस्ट के ज़रिए जान सकते हैं, ताकि आगे फिर क्लिनिशियन को ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिसाइड कर सकें। मरीज पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं, 3 से 4 घंटों में इसकी रिपोर्ट आती है आपके मुताबिक? जी जी, 4 से 6 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। और दूसरा ये भी पता लग जाता है कि किस तरह का संक्रमण है, क्योंकि हम H3N2 वायरस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी अभी और भी वायरस है जो सर्कुलेट हो रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे थे एडिनो वायरस के केसेस आ रहे हैं। अभी स्वाइन फ्लू के भी कुछ केसेस है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर देखें तो वहाँ पर H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसके केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो सभी तरह के वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं अभी, और वो इस पैनल के अंदर पता लग जाता है कि किस तरह के वायरस से जो है इंसान ग्रसित है। तो इसलिए हम स्पेशली जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया एल्डरली लोग हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनको वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो सके। क्योंकि जो इसमें एंटीवायरल कुछ मेडिसिन है, अगर वो शुरुआती दिनों में दे दी जाए तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है। किस एज ग्रुप में ज़्यादा आपके मुताबिक घातक है ये? कहा जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा सावधानी बरतनी। हाँ, इसमें अगर हम कैटेगरी की बात करें, एक तो बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, और एक एल्डरली लोग जिनकी उम्र 65 से ऊपर वाली है। 2 ये एज ग्रुप हो गए। और इसके अलावा एक आपके जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको कोई ना कोई बीमारियां हैं, जैसे लिवर से संबंधित, लिवर ट्रांसप्लांट के ट्रांसप्लांट वाले कोई भी लोग, जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं वो वाले लोग। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर उनको कोई लक्षण आते हैं तो जांच करा के पता लगाया जा सकता है कि वो इससे संक्रमित है या नहीं। डॉक्टर साहब, अगर इसकी लैब से जारी कोई रिपोर्ट आपके पास हो अगर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी रिपोर्ट में जैसा मैंने आपको बताया है कि खाली H3N2 के अलावा भी हम बाकी वायरस भी इसमें जांच करते हैं, और इसकी रिपोर्ट कुछ इस तरह से पेशेंट के पास जाती है। तो इसमें हम टोटल 4 तरह की इसमें रिपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंज़ा ए पॉजिटिव, उसके बाद ये H1N1 का भी इसमें जांच किया जाता है, इन्फ्लुएंज़ा बी का भी, और फिलहाल जैसे हम इस रिपोर्ट के अंदर देख रहे हैं तो इसका ये H3N2 पॉजिटिव, जो कि अभी सबसे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो एक सैंपल के अंदर एक ही बार में ये 4 तरह के वायरस के लिए हम जांच कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसका मेथड भी वही है जिस तरह से कोविड की जांच की जाती थी। तो किसी भी वायरस के पहचान के लिए डॉक्टर साहब उसका सैंपल लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी लैब में किस तरह, क्या प्रोसेस है, किस तरह सैंपल लेते हैं, मैं चाहूँगा वो भी आप दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा हमने बताया कि ये वायरस संक्रामक है, और जैसा हमने बताया कि इसकी जो टेस्टिंग भी हमने देखा था कि लैब में अलग होती है, उसी लैब में होती है जिसमें कोविड की जांच होती है। और इसका सैंपल भी उसी तरह से लिया जाता है जिस तरह से हम कोविड के टाइम पे सैंपल लेते थे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल रहता है क्या इसमें हम ब्लड टेस्ट के ज़रिए जान सकते? नहीं, ब्लड टेस्ट के ज़रिए आप ये नहीं जान सकते कि आप कौन से वायरस से ग्रसित है। इसके लिए भी आपका वही सैंपल लिया जाएगा आपके नाक में से और आपके मुंह में से। तो इसके लिए एक सेपरेट बूथ बना हुआ होता है जहाँ हम कोविड का सैंपल लेते थे। तो यहाँ पे फ्लू का कोई भी आपको अगर लग रहा है संक्रमण, जैसा H3N2 अभी फैला हुआ है, या स्वाइन फ्लू का आपका कोई जांच हो, वो सब इस बूथ में अलग से सेपरेट लिया जाता है। नोज़ के ज़रिए लिया जाता है। मतलब किसी को अगर लग रहा है सस्पेक्ट कि उसको ये फ्लू होने का चांस है, तो वो
बाहर ही अपना सैंपल देता है, अलग से सेपरेट बूथ बना हुआ होता है। यहाँ सैंपल लेने ये के आपका बाद बूथ है। जी ये बूथ है, और इस सैंपल को फिर बाद में लैब में भेजा जाता है जांच करने के लिए। और इसी तरह से इसमें आप ये देखेंगे अंदर जो ये बैठे हुए हैं फ्लेबॉटमिस्ट, ये पूरी पीपीई में होते हैं और इनका सैंपल इस तरह से लिया जाता है। ये डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। तो यही वाला सेम जो प्रोसीजर हमारा कोविड के दौरान रहता था, उसी तरह का किसी भी फ्लू की जांच करने के लिए। और इसमें तीनों चारों तरह के जो भी वायरस से अगर वो संक्रमित है या नहीं, वो इससे पता लगा लिया जाता है। यहाँ सैंपल लेने के बाद आगे वो बॉक्स रखा हुआ, उस बॉक्स में ही सैंपल को स्टोर करते हैं और ये सैंपल फिर उसके बाद लैब के अंदर चला जाता है। तो बस यही इसका प्रोसीजर है। ठीक है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी जी, TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब के मुताबिक ये वायरस का असर अभी इतना व्यापक नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन, सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको बरतनी चाहिए, जिससे इसका व्यापक और दूरगामी असर ना हो इस वायरस का। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रियंक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष के लिए